बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। और हम लोग भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश, कुषाण वंश, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग को जो टॉपिक देखना है वो साउथ इंडिया का है और बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसको देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है संगम युग, ठीक है ना। तो संगम युग के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाम बहुत पेचीदा और टेढ़े मेढ़े आएंगे, तो इसको देखिएगा ढंग से। एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद ये नाम सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट देखते हैं वो ये देखते हैं कि दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध इतिहास, ठीक है ना। क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम संगम साहित्य बोलते हैं, ठीक है ना। क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी देता है, इसीलिए इसको संगम साहित्य नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संगम शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, ठीक है ना। संगम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है परिषद या गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान क्या होते थे, एकत्रित होते थे, ठीक है ना। ये तमिल कवियों की बात कर रहा है, यानी तमिलनाडु की बात कर रहा है, ठीक है ना। तमिलनाडु में जो है ये पांड्य लोग थे, तो पांड्य लोगों ने ही इन्होंने क्या किया था, तमाम सारी रचनाएं की थी, तमाम सारे उनके कवि थे। तो तमिल कवि एवं विद्वान जो एकत्र होते थे कहाँ पे, संगम में। और संगम का मतलब होता है परिषद या गोष्ठी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। संगम समक्ष का मतलब हुआ परिषद या गोष्ठी में प्रस्तुत करता था, तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का क्या किया जाता था, प्रकाशन किया जाता था। जैसे हमारा पार्लियामेंट है उसी तरह का समझ लीजिए कि परिषद या गोष्ठी होता था और यहाँ पे अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया जाता था। और जब स्वीकृति मिल जाती थी, ठीक है ना, जब स्वीकृति मिल जाती थी तो उसके बाद इनका क्या किया जाता था, प्रकाशन किया जाता था, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन समय में पांड्य राजाओं, अगर पांड्य राजाओं की बात आप करेंगे तो साउथ इंडिया में ये थे पांड्य राजा, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है ना। तो पांड्य जो यहाँ तमिलनाडु में थे, तो प्राचीन समय में पांड्य राजाओं ने संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए, ठीक है ना। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य, यानी कितने आयोजित किए गए, 3 संगम आयोजित किए गए, ठीक है ना। चलिए अभी तीनों संगम के नामों को जान लेते हैं। बहुत ही टेढ़ा नाम है। पहला जो है वो है पत्थु पातु, ठीक है ना, पत्थु पातु। दूसरा है इत्थु थोके, इत्थु थोके। और तीसरा है पादिनेन किलकनकु, पादिनेन किलकनकु, तीसरा नाम है, ठीक है ना। 3 संगम आयोजित जो किए गए, 3 संगम नाम आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुराल, जिसको तिरुवल्लुर ने लिखा था, ठीक है ना। कुराल जो पुस्तक थी उसको तिरुवल्लुर ने लिखा था। तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है और इसके विषय में त्रिवर्ग आधार शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन का एक प्रणय से संबंधित है, ठीक है ना। तिरुल जो जिन्होंने कुराल नामक पुस्तक लिखी थी, तिरुवल्लुर ने, ठीक है ना। नाम बहुत टेढ़े टेढ़े आएंगे तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ ही देता है और ये अक्सर बच्चों का छूट जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। शिल्पाधिकारम जिसको किसने लिखा था, इलांगो ने। एक उत्कृष्ट रचना है जो पायलो का गीत है और जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। तमिल का राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसको जानी जाती है, किसको, शिल्पाधिकारम को, ठीक है ना। जिसको किसने लिखा था, इलांगो ने, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलम, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी के प्रेम की कहानी है, ठीक है ना। किसके प्रेम की कहानी है, इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलम, कोवलम नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी रहती है कन्नगी, ठीक है ना। उसकी पत्नी रहती है कन्नगी और एक नर्तकी रहती है जिसका नाम होता है माधवी, ठीक है ना, जिसका नाम रहता है माधवी। इसके क्या है, प्रेम की कहानी है, ठीक है ना, इस पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतल सतनार ने मणि मैकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, ठीक है ना। मदुरा के थे वो, व्यापारी का नाम था शीतले सतनार और उनकी पुस्तक का नाम था मणि मैकला, याद रखिएगा, मणि
मैकला, ये भी बड़ा टेढ़ा नाम है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का जो श्रेय है वो जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है, ठीक है ना। किसकी? जीवक चिंतामणि, ठीक है ना। जीवक चिंतामणि क्या है? ये संगम काल के बाद की रचना है, ठीक है ना। और इसके रचयिता जो थे वो थे जैन भिक्षु थे, और जैन भिक्षु का क्या नाम था? तिरुतक देवर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तिरुतक देवर पहला चोल राजकुमार था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पहला जो है चोल राजकुमार था, जो बाद में क्या बन जाता है? जैन भिक्षु बन जाता है, जो भिक्षा मांगता है, ठीक है ना। जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं उसी को जैन भिक्षु कहते हैं, यानी बाद में जो है वो जैन भिक्षु बन जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, ठीक है ना। तोल्काप्पियम यह एक तमिल व्याकरण की किताब है जो 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं जो कि नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से क्या की गई? लिखी गई हैं। और इनमें तिरुवल्लुर वार, ठीक है ना, तिरुवल्लुर वार की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुर की तिरुकुलर जो पुस्तक है ये क्या है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये तमिल व्याकरण वगैरह की पुस्तकें थी। तो नाम आपको बहुत टेढ़े टेढ़े इसमें दिखाई देंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन संगम साहित्य से आ ही जाता है। ये थोड़ा सा इतिहास का सबसे टफ सेक्शन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसका एक पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में यह समाप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।